सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाला हूं कि जो पशु परिचर भर्ती है उसकी नियुक्ति पर जो आंशिक रोक लगी है उसके क्या कारण थे, किन कारणों के आधार पर ये रोक लगी है, और उसके बाद में ये जो आपकी अगली सुनवाई अब होने वाली है वो कब होगी, और साथ में आपकी जो ज्वाइनिंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगली सुनवाई की जो तारीख है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रखी गई है 2 जुलाई 2025। ठीक है, अब देखिएगा, यानी पूरा जून है वो निकल जाएगा, उसके बाद 2 जून 2025 को सुनवाई होगी। और ज्वाइनिंग पे अब क्या प्रभाव पड़ेगा सीधा मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो देखिएगा, ज्वाइनिंग अगर 2 जुलाई को ये फैसला बोर्ड के हक में आता है तो आपकी ज्वाइनिंग है वो जुलाई अंत तक या फिर अगस्त माह में होगी। अगर फैसला बोर्ड के हक में नहीं आता है तो फिर तो ज़्यादा समय है वो ज्वाइनिंग में लगने वाला है, क्योंकि बोर्ड को रिवाइज रिजल्ट है वो निकालना पड़ेगा और सारी प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे थे क्योंकि 15 मई तक अभी डीवी चल रहे हैं पशु परिचर के, तो डीवी बंद होंगे या फिर चलते रहेंगे। तो देखिएगा, जो ये नियुक्ति पर रोक लगी है उस टाइम जो न्यायाधीश थी रेखा बोर्डा, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि बोर्ड है वो डीवी है उनको यथावत चलते रख सकता है। ठीक है, यानी उनको मतलब चलते रहने दे सकता है, लेकिन नियुक्ति नहीं दे सकता है। ठीक है, यानी नियुक्ति पर आंशिक रोक है वो लगाई गई है। अब देखिएगा, जो उस टाइम रेखा बोर्डा जी के सामने जो पक्ष रख रहे थे याचिकाकर्ताओं के, उनका नाम था राजेश जोशी, और उनके द्वारा किन आधारों पर ये आंशिक रोक है वो लगवाई गई है। तो देखिएगा, ये मैं पूरा चर्चा करने वाला हूँ, विश्लेषण करने वाला हूँ, चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद में आप जो भी डिसीजन पे पहुँचे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक बार मैं आपको सामान्य जानकारी है वो दे देता हूँ। ठीक है, ये जो आंशिक रोक लगाई है नियुक्ति पे, ये न्यायाधीश रेखा बोर्डा के द्वारा है वो सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता है वो नीतीश पाटीदार और उनके अन्य साथी हैं। ठीक है, और इस मामले की पूरी जो पैरवी कर रहे हैं उन अधिवक्ताओं के नाम है हरेंद्र नील और सारांश विज। ठीक है, और जो कल जो सुनवाई हुई इस टाइम जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे जो अगुवाई कर रहे थे यानी इन याचिकाकर्ताओं की, वो थे राजेश जोशी। ठीक है, अब देखिएगा, राजेश जोशी के द्वारा क्या क्या फैक्ट्स हैं वो रखे गए वो मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो इनके द्वारा जो आधार रखा गया वो ये रखा गया कि बोर्ड के द्वारा कट ऑफ जारी नहीं की गई, यानी ये नहीं बताया गया कि इस कैटेगरी में इतने जो मिनिमम नंबर आ रहे हैं वो साथी है वो पास किए गए, यानी कट ऑफ है वो जारी नहीं की गई। पहला तो ये रखा गया। उसके बाद में दूसरा, उन्होंने स्केलिंग फार्मूला है उसको चैलेंज किया, और उसमें कहा गया कि जो स्केलिंग फार्मूला अपनाया गया है, ठीक है, अपना लिया गया बोर्ड के द्वारा, लेकिन उसके बाद यानी नॉर्मलाइजेशन जिसको अपन बोल सकते हैं या स्केलिंग फार्मूला करने के बाद जो रो नंबर थे, यानी स्केलिंग से पहले कितने नंबर आ रहे थे, उसके बाद में संशोधित अंक यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या आफ्टर स्केलिंग कितने नंबर आ रहे हैं उनका जिक्र नहीं किया गया, यानी सीधा सा उन्होंने कहा कि बोर्ड के द्वारा स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया। ठीक है, दूसरा ये महत्वपूर्ण रीजन राजेश जोशी जी के द्वारा दिया गया कि इनके द्वारा स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया। पहला रीजन था कि कट ऑफ जारी नहीं किया गया। ठीक है, ये 2 रीजन हुए। उसके बाद में इन्होंने तीसरा जो रीजन दिया वो दिया कि नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ही गलत है, और नॉर्मलाइजेशन में यानी जो किया गया उसका विज्ञापन में जिक्र नहीं था। और पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि नॉर्मलाइजेशन का विज्ञापन में जिक्र नहीं था, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा इसका भी विज्ञापन में कोई जानकारी है वो नहीं दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो चौथा इनका एक और जो फैक्ट उन्होंने रखा कि फाइनल आंसर की है वो भी जारी नहीं की गई। देखिएगा, बहुत सारी भर्तियों में आपने देखा होगा कि पहले एक आंसर की आती है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। तो राजेश जोशी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की है वो जारी नहीं की गई। ये 4 मुख्य कारण थे। इसके अलावा जो स्केलिंग फार्मूला है जिसमें एक जेड फार्मूला होता है, एक पी फार्मूला होता है, परसेंटेज फार्मूला, इनको लेकर भी उनके द्वारा ये रखा गया कि बोर्ड के द्वारा जेड फार्मूला अपनाया गया है, जो कि इन्होंने अब कहा है कि ये हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया जेड फार्मूला। ठीक है, ऐसा कहकर उन्होंने कहा गया कि ये जेड फार्मूला उनके द्वारा अपनाया गया है जो कि पहले से ही खारिज है, इनको पी फार्मूला है वो लगाना था। ठीक है,
जबकि उन्होंने जेड फॉर्मूला लगाया, ये भी एक रीजन है वो रखा गया है। अब देखिएगा जो एक रखा गया था रीजन कि विज्ञापन में जिक्र नहीं है नॉर्मलाइजेशन का, तो वो मैं आपको बता दूं बोर्ड के द्वारा 5 जून 2024 को एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी और उस विज्ञप्ति में बहुत सारी जो भर्तियां हैं उसमें एलडीसी भी थी, पशु परिचर भी थी। उनमें कहा गया कि अगर हमें किसी कारणवश या छात्र संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है तो जब अपन एग्ज़ाम करवाएंगे तो अपन को एक से अधिक चरणों में अगर एग्ज़ाम करवाना पड़ा तो सामान्यकरणी की जो प्रक्रिया या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। ठीक है, ये स्पष्ट 5 जून 2024 संशोधित विज्ञप्ति के नाम से एक विज्ञप्ति जारी की गई बोर्ड के द्वारा और उसमें नीचे ये भी लिखा गया कि उक्त संशोधन सभी विज्ञापनों का एक भाग माना जाएगा। यानी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट ये कर दिया गया है कि जो हमने ये एक से अधिक अगर चरणों में कोई भी परीक्षा होगी जो ऊपर दी गई है इनमें से अगर होती है तो हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। और साथ में देखिएगा ये जो संशोधन है वो उसी भर्ती के विज्ञापन के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा, यानी ये अलग से हम नहीं बताएंगे। यानी विज्ञापन में अगर हमने जानकारी नहीं दी है तो ये जानकारी है वो हमने यहाँ दे रखी है कि ये जो हमने एक छोटा सा संशोधन किया ये उस विज्ञापन का हिस्सा माना जाएगा। ये बोर्ड के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया था। अब देखिएगा इतनी सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी, इस आधार पे आप क्या समझ रहे हैं। और देखिएगा मैं आपको बता दूं कि अब आगे क्या होने वाला है, तो आगे जब तक बोर्ड का जवाब नहीं आता है यानी अगली सुनवाई नहीं होती है उस तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपको भी इन बातों से कुछ समझ के चीज़ें समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।